हे गाइस, वेलकम टू संजू सोनी। मैं हूं लेकर आज पेश हूँ एक न्यू इंटरेस्टिंग टॉपिक को लेकर। आज बात करेंगे संघात्मक शासन प्रणाली के बारे में। साथ ही देखेंगे कि एकात्मक शासन प्रणाली क्या होती है और किन किन देशों में ये शासन प्रणाली आप देख सकते हैं। अंत में बात करेंगे कि जो भारतीय संघात्मक शासन प्रणाली है वो कनाडा के संघात्मक शासन प्रणाली से किस तरह अलग है। तो बहुत कुछ जानने को मिलेगा दोस्तों आपको इस वीडियो में। सो a lot to know, a lot to discuss. As always, let us start. एकदम बेसिक से शुरू करेंगे हम। सबसे पहले देखते हैं सरकार होती कितने प्रकार की है, फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कितने प्रकार की होती है। ठीक है, सरकार के दो रूप होते हैं, एक फेडरल होता है, एक यूनिटरी होता है, संघात्मक और एकात्मक। सबसे पहले बात करेंगे एकात्मक शासन प्रणाली के बारे में। एकात्मक शासन प्रणाली में शक्ति एक ही सरकार के पास होती है, मतलब केंद्र में निहित होती है शक्ति। ठीक है, सभी प्रांतीय सरकारें इसके अधीन होती हैं। जो केंद्र में सरकार होगी सभी प्रांतीय सरकारें उसके ही अधीन होती हैं। ठीक है, इसमें राज्य सरकारों को जो भी शक्तियां दी जाती हैं, जितनी भी शक्तियां दी जाती हैं वो केंद्र सरकार के द्वारा ही दी जाती हैं। इससे हम देख सकते हैं, जान सकते हैं कि जो एकात्मक शासन प्रणाली में सिस्टम होता है वो किससे चलता है, सेंट्रल गवर्नमेंट से चलता है। जो केंद्र की सरकार होती है वहाँ से ही सारा सिस्टम जो चलता है चलाया जाता है। अगर मैं इसके फीचर्स की बात करूँ तो सिंगल सिटीजनशिप आपको एकात्मक शासन प्रणाली में देखने को मिलेगी। संविधान का रूप कैसा भी हो सकता है, लिखित भी हो सकता है, अलिखित भी हो सकता है। ठीक है, इंटीग्रेटेड जुडिशरी, एकीकृत न्यायपालिका। ठीक है, मतलब एक सुप्रीम कोर्ट होगा, ठीक है, सुप्रीम न्यायपालिका होगी, उसके अधीन ही जितनी भी जुडिशरी होगी पूरे देश की वो काम करेगी। सिंगल एडमिनिस्ट्रेशन होगी यहाँ पर। ठीक है, जैसा कि मैंने ऊपर ही बताया कि जो केंद्र सरकार होती है उसके अधीन ही सब कुछ सिस्टम जो है चलाया जाता है, तो यहाँ पर आपको सिंगल एडमिनिस्ट्रेशन देखने को मिलेगी। दोस्तों ये तो था एकात्मक शासन प्रणाली के बारे में। अब बात करते हैं सरकार के दूसरे रूप की, जो है संघात्मक शासन प्रणाली। संघात्मक शासन प्रणाली में संघ जो मिलेगा आपको छोटी छोटी इकाइयों में बंटा हुआ देखने को मिलेगा। यहाँ आपको शक्तियों का विभाजन देखने को मिलेगा। जो सरकारें होंगी अपनी अपनी शक्ति का प्रयोग अपनी अपनी इच्छा अनुसार कर सकती हैं, ये एक दूसरे के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करती हैं। पर एकात्मक में क्या होता है, अपने अपने तरीके से शक्तियों का प्रयोग सरकारें अपने अपने तरीके से नहीं कर सकती हैं, केंद्र के अधीन उन्हें काम करना पड़ता है। पर संघात्मक में अपने अपने तरीके से सरकारें काम कर सकती हैं। ठीक है, जो संघात्मक शासन प्रणाली होती है ये समझौते के तौर पर होता है। ठीक है, दो तरीके से जो संघात्मक शासन प्रणाली देशों द्वारा अपनाई जाती है, इसके बारे में बात करते हैं। जो दो तरीके हैं संघात्मक शासन प्रणाली को अपनाने के, वो हैं, पहला है वे ऑफ इंटीग्रेशन एंड वे ऑफ डिसइंटीग्रेशन। वे ऑफ इंटीग्रेशन की बात करूं तो संघात्मक शासन प्रणाली यहाँ पर मिलजुल कर अपनाई जाती है। इंटीग्रेशन का मतलब भी यही होता है कि मिलजुल कर निर्माण करना। तो जो दूसरा इसका आधार है वो है वे ऑफ डिसइंटीग्रेशन, यानी टूट टूट कर अलग होना। जहाँ पर जो देश होगा बहुत बड़ा होगा, ठीक है, जैसा हमारा देश भारत है, ठीक है, बहुत बड़ा है, बहुत संस्कृति वाला देश है। यहाँ पर क्या किया गया है, डिसइंटीग्रेशन के आधार पर संघात्मक शासन प्रणाली को अपनाया गया है। और जो इंटीग्रेशन का अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो वो यूएसए है। यूएसए ने क्या किया था, सबसे पहले 13 राज्यों ने इंटीग्रेशन के आधार पर संघ का निर्माण किया था। ठीक है, और आज वहाँ पर 50 राज्य हो गए हैं। और कनाडा और भारत की बात करूँ तो भारत ने डिसइंटीग्रेशन के आधार पर संघात्मक शासन प्रणाली को अपनाया है। तो ये था संघात्मक शासन प्रणाली के आधार, जिसके आधार पर संघात्मक शासन प्रणाली को विश्व के देशों द्वारा अपनाया जाता है। पहला क्या बताया, वे ऑफ इंटीग्रेशन, एंड द सेकेंड वन इज वे ऑफ डिसइंटीग्रेशन। अगर मैं संघात्मक शासन प्रणाली के फीचर्स की बात करूं तो यहाँ पर आपको दोहरी सरकार देखने को मिलेगी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर देखने को मिलेगी, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन देखने को मिलेगा, सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन देखने को मिलेगा। ठीक है, डबल सिटीजनशिप देखने को मिलेगी। तो ये कुछ फीचर्स हैं जो संघात्मक शासन प्रणाली में आप देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं कौन से देश ने कैसा सिस्टम अपनाया हुआ है, किस तरह की गवर्नमेंट वहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। पहले बात करता हूँ एकात्मक सरकार की। ब्रिटेन, फ्रांस, जापान, चाइना, इटली, बेल्जियम, नॉर्वे, स्वीडन, स्पेन
and so on have the unitary model of government. इन देशों में आपको एकात्मक शासन प्रणाली देखने को मिलेगी। अगर मैं संघात्मक शासन प्रणाली की बात करूं, यूएस, स्विट्ज़रलैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, रशिया, ब्राज़ील, अर्जेंटीना, सो ऑन हैव द फेडरल मॉडल ऑफ गवर्नमेंट। तो ये थे कुछ देश जहां पर एकात्मक और संघात्मक शासन प्रणाली आप देख सकते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं अपने टॉपिक की। अपने टॉपिक को शुरू करने से पहले मुझे इसके बेसिक्स आपको बताने ज़रूरी थे, क्योंकि इन बेसिक्स के बिना हम भारतीय संघात्मक शासन प्रणाली और कनाडा की संघात्मक शासन प्रणाली के बीच अंतर ज्ञात नहीं कर सकते थे। अब बात करते हैं इन दोनों के बीच अंतर क्या है। सबसे पहले बात करते हैं, भारत एक फेडरल सिस्टम है, ठीक है। आप जानते हैं कनाडा भी। भारत ने कनाडा की शासन प्रणाली से ही यह संघात्मक व्यवस्था ली है। हालांकि हमारे संविधान में संघात्मक शासन प्रणाली का वर्णन नहीं है, बट आर्टिकल 1 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यही कहता है कि भारत राज्यों का संघ है, तो भारत भी एक संघात्मक शासन प्रणाली वाला देश ही माना जाएगा। भारत और कनाडा में संघात्मक शासन प्रणाली है। जो मैंने आपको ऊपर जितने भी फीचर्स बताए संघात्मक शासन प्रणाली के, वो आपको इन दोनों देशों में देखने को मिलेंगे। बट इन फीचर्स के अलावा भी इन देशों की संघात्मक प्रणाली में कुछ अंतर आपको देखने को मिलेंगे। इन्हीं के बारे में आज हम बात करेंगे। दोनों देशों की संघात्मक प्रणाली में अंतर की बात करूं तो पहला अंतर ये है, भारत के राष्ट्रपति जी का चुनाव होता है। आपको पता है यहाँ पर राष्ट्रपति निर्वाचित होते हैं, पर कनाडा में राष्ट्रपति ब्रिटेन से चुने जाते हैं। यहाँ के राष्ट्रपति को गवर्नर जनरल कहा जाता है और ये रानी एलिजाबेथ द्वितीय का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो पहला अंतर ये है कि राष्ट्रपति यहाँ पर निर्वाचित नहीं होते हैं और हमारे देश में निर्वाचित होते हैं। दूसरा अंतर ये है, वहाँ पर यानी कि कनाडा में संविधान से हटकर भी कुछ रीति रिवाज हैं, उनको मानना पड़ता है। बट हमारे देश में संविधान ही सब कुछ है, यानी हमारे देश में सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। तीसरे अंतर की बात करूं तो राष्ट्रपति हर व्यक्ति जो राज्यसभा का सदस्य होगा चुनता है। मतलब जो कनाडा में आप देखेंगे, यहाँ पर जो राज्यसभा का सदस्य होगा वो उनके द्वारा ही चुना जाएगा। बट हमारे देश में ऐसा नहीं है, सिर्फ 12 सदस्यों को ही राष्ट्रपति जी चुन सकते हैं। चौथे अंतर की बात करूं तो धन विधेयक होता है के संबंध में रुकावट जो होती है यहाँ पर सीनेट के आधार पर होती है। यानी यहाँ पर सीनेट जो होगा, ठीक है, इनका जो अपर हाउस है, जैसा हमारे देश में राज्यसभा है, इनके अपर हाउस में धन बिल को भी आप रोक सकते हैं। रुकावट वो पैदा कर सकता है सीनेट है जो कनाडा का। पर आपको पता है राज्यसभा तो 14 दिन के लिए ही हमारे देश में उसे रोक सकती है। तो ये भी एक सबसे बड़ा अंतर है कि वहाँ पर धन विधेयक को भी उनका अपर हाउस रोक सकता है, बट हमारे देश में ऐसा नहीं है। एक कॉमन से अंतर की बात करूँ जो संघात्मक शासन प्रणाली में आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर, वो ये है कि हमारे देश में कितने स्टेट्स हैं, 28 स्टेट्स हैं और 8 यूनियन टेरिटरीज़ हैं। बट आपको कनाडा में सिर्फ 10 स्टेट्स देखने को मिलेंगे एंड 3 यूनियन टेरिटरीज़ देखने को मिलेगी। यहाँ के स्टेट्स को प्रोविंसेस कहा जाता है, हमारे देश में स्टेट्स कहा जाता है। तो ये था दोस्तों आज का टॉपिक। आई होप यहाँ पर आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा। जितना हो सकता था मैंने कनाडा और भारतीय संघात्मक व्यवस्था के बीच जो अंतर मैं जान सकता था मैंने आपको बताए। अगर आपको कुछ इसके अलावा इसके बीच अंतर आते हों तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं।